नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री ले आइए स्क्रीन पर फटाफट पहले जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पत्रकारिता के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे हम आज जो खबर लेकर के आए हैं, लेकिन अगर पत्रकारिता की सफाई के लिए कोई भी व्यक्ति कदम आगे बढ़ा करके और लड़ाई शुरू करता है तो उसका स्वागत तो जरूर करें। लश्कर नोएडा में हड़कंप मचा हुआ है। लश्कर नोएडा तो समझते होंगे, नहीं तो अभी आगे डिटेल में और समझाया जाए। इन नोएडा में बैठे हुए वो लोग जो मानसिक रूप से आतंक पैदा करते हैं, यह भी एक लश्कर है। लश्कर का मतलब ये नहीं होता है कि वो हाफिज सईद का ही लश्कर हो। तो ये नोएडा में जो लश्कर है, लश्कर नोएडा, ये मानसिक आतंक पैदा करता है देश में। एक दूसरे से डराता है, एक दूसरे को, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, धर्म के आधार पर बांटता है और खुलकर लिखता है जी, खुलकर लिखता है। मोदी को ये हर कीमत पर ईश्वर बनाने की कोशिश करता है, हर कीमत पर। मोदी ने जिन संस्थानों को, संवैधानिक संस्थानों को, संवैधानिक संस्थाओं को जेबी बना लिया है, ये उनको भी बचाने की कोशिश करता है। मतलब कुल मिलाकर के ये मोदी के इकोसिस्टम के चारों तरफ पहरेदारी करता है। पहरेदार कहिए, चौकीदार कहिए, लेकिन ये चोरी करता है एथिक्स से, पत्रकारिता के मूल्यों से, पत्रकारीय सरोकारों से। ये चोरी करता है, गद्दारी करता है। हड़कंप क्यों है? क्योंकि एक दो चार नाम तो आपके एकदम जिह्वा पर होंगे, जुबान। अंजना, अब आगे नारा टाइप हो जाएगा कि मैं बोलूं अंजना, आप कुछ और बोले। अंजना रोज आप लोग देखते हैं, डेली। मतलब अगर मोदी जी पर कोई विपक्षी नेता आरोप लगा रहा हो, टिप्पणी कर रहा हो, तो इनके तेवर देखिए, भाव भंगिमा देखिए। इन पर लखनऊ में कोर्ट के आदेश से केस दर्ज हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। दूसरे नंबर पर इस देश में अगर समूह की बात करें तो सबसे गोदी, मतलब गोदियों का शिरोमणि, वो एएनआई है। नाम लेकर के हमें बोलने में कोई एतराज नहीं है। मतलब म्यूट वीडियो मोदी जी अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में टेलीप्रॉम्प्टर तो होता नहीं, तो म्यूट कर देते हैं। उनको इतना पता है कि मोदी जी अगर बिना टीपी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भगवान जाने, तो म्यूट कर देते हैं। विदेश में जब हा 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 करते हैं मोदी जी, तो म्यूट करके भेज देते हैं और बताते हैं बाद में। मतलब ऊपर वीडियो म्यूट रहती है, नीचे लिखते हैं मोदी जी डंका बज गया, डंका बजा। एयरपोर्ट पर जहां पर चील कौवे भी नहीं होते हैं, एयरपोर्ट पर जब मोदी जी उतरते हैं तो पीछे लगा देते हैं पुराने क्लिप्स का मोदी मोदी, और कहते हैं मोदी जी फलाने देश में। एयरपोर्ट पर ऐसा भी हुआ है हेमंत भाई, एयरपोर्ट पर उतरते समय कहीं भी मोदी मोदी नहीं हो सकता है। किराए की भीड़ भी नहीं आ सकती वहां पर। भाई कोई देश अपना थोड़ा ना वो करेगा कि मोदी के लिए किराए पे आ गई, बाहर आप किराए पे जो कर लो कर लो। तो ये काम करते हैं। स्मिता प्रकाश हैं, वो जो ज्ञानेश कुमार अपने अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ये लोग कितने बड़े दिल वाले हैं। वो स्मिता प्रकाश और उनका एएनआई वो ज्ञानेश के लिए कर रहा है। ज्ञानेश खुद को नहीं डिफेंड कर पा रहे। ज्ञानेश की जो है ईसी को डिफेंड करने के लिए ये झूठ गढ़ रही हैं। अब झूठ कई तरह के होते हैं, कूट रचित झूठ और झूठ झूठ सहित झूठ। तो कूट रचित झूठ है और झूठ सहित झूठ है, सब अभी आगे खुलेगा। तो अब इन पर, स्मिता पर, इन पर भी केस रजिस्टर करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है और ये सब एक व्यक्ति कर रहा है। तो इसीलिए हमने पहला ऊपर लिखा है साफ साफ कि ये गोदी एंकरों को जेल भिजवाने पे उतारू हैं, जेल भिजवाएंगे क्या अमिताभ ठाकुर। ये ठाकुर जो है वो अमिताभ ठाकुर है, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस। पूरे देश में पहला जबरिया रिटायर्ड आईपीएस था जिसने अपने घर के बाहर नेम प्लेट की जगह लिखा, नेम प्लेट की जगह वहीं पर जहां पे होता है नाम की लोग लिखते हैं फलाना, नीचे जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, वहां लिखा अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर्ड आईपीएस। तो अमिताभ ठाकुर का ये है, जब अंजना पर करवाया था केस, याचिका डाली थी, तो अमिताभ ठाकुर खुद हमारे साथ थे, आप लोगों ने सुना था उनको। आज इस विषय पर पड़ताल हम एज ए इंडिविजुअल अमिताभ ठाकुर को देखते हुए करने जा रहे हैं
तो इसलिए हम और हेमंत भाई हैं। मैं खबर दिखाता हूँ और हेमंत जी के पास चलता हूँ। लाइए भैया खबर, बार एंड बेंच की खबर है। लखनऊ कोर्ट रजिस्टर्स कंप्लेंट केस अगेंस्ट एएनआई एडिटर स्मिता प्रकाश ओवर फॉल्स ईसीआई न्यूज। झूठी खबर, चुनाव आयोग से जुड़ी हुई झूठी खबर फैलाने के मामले में कंप्लेंट इन पर रजिस्टर करने का आदेश हुआ। नेक्स्ट आइए, ये देखिए पहले वाला भी हम दिखा दें। यूपी कोर्ट ऑर्डर्स कंप्लेंट केस अगेंस्ट अंजना ओम कश्यप ओवर पार्टीशन शो। इसका बताएंगे अभी क्या किया था इन्होंने, हम हेमंत जी दोनों में जो देखिए इसमें यूपी की अदालत ने दिया टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप पर मामला दर्ज करने का आदेश। नेक्स्ट और दिखा दीजिए ताकि तसल्ली रहे। लखनऊ की एक अदालत ने आज तक की एंकर अंजना ओम के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, बाकी जो खबर के भीतर की डिटेल है जब हेमंत जी चर्चा करेंगे तब बताइएगा, दिखा दीजिए। हेमंत भाई, क्या एक आदमी कहते हैं ना कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्या अकेले अमिताभ ठाकुर इन सबको ठिकाने पहुंचा देंगे? क्योंकि आगे क्या नतीजा आएगा, क्या जजमेंट होगा वो छोड़ दीजिए आप। कम से कम इस दौर में एक आदमी है कि लीगल पॉइंट से घुस कर पे इनके एफआईआर तो दर्ज करवा रहा। हालांकि हालांकि ये सब बेखौफ हैं। इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी की पुलिस है। और योगी की पुलिस ने एक बार दूसरे राज्य के कांग्रेस रूल्ड स्टेट की पुलिस आई थी यहीं के एक एंकर को गिरफ्तार करने, जिसने फर्जी खबर फैलाई थी बहुत भयंकर। तो क्या किया कि वहां की पुलिस पहुंच के अरेस्ट करती, उससे पहले योगी की पुलिस ने एक केस उस पर कर दिया और उसको डिटेन करके अपने पास बिठा लिया। कहा नहीं हमारे पास केस है, हम नहीं देंगे आप। फिर वो क्या करते भाई, लीगल तमाम बाधाएं होती है ना, वो लौट गए और उसके बाद वो आजाद होकर के फिर थेथराई करने लगा। हालांकि उसके बाद से उसके मतलब हाथ पैर में परमानेंट पसीना रहता है। उसके बाद से कोई क्लिप उसकी आई नहीं वैसे, उसके बाद नहीं आई कोई क्लिप। लेकिन क्या इससे ये सब सुधरेंगे? पहले चीज ये सुधरेंगे, और दूसरा अभी किसकी किसकी बारी है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए बहुत भारी मन के साथ इस विषय पर डिस्कशन करना पड़ रहा है अपनी बिरादरी के बारे में। लेकिन पानी सर के जब ऊपर से उतर जाए तो कोई तो कहेगा ना, मशाल उठानी पड़ती है किसी न किसी को। तो सबसे पहले तो ठाकुर साहब को बधाई कि कम से कम उन्होंने इस देश को सच्चाई के नाम पर जो झूठ परोसी जाती है उसके खिलाफ एक जंग छेड़ने का ऐलान किया। और उसके बाद जो सांप्रदायिकता जो जो दूसरी मोहतरमा ने किया, वो तो सांप्रदायिकता और आजादी की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिस तरीके का कंटेंट था, उस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था, आप सारे सुन हो जाएंगे सुन करके कि किस तरह का आर्टिकुलेशन हमारे चैनलों पर किया जा रहा है। देखा हमने तो सब भुगता ही है सारी चीजों को, लेकिन इस लेवल तक चली गई है ये सारी चीजें। मतलब सांप्रदायिकता का जहर इंजेक्शन से इंट्रावीनस देना कहते हैं इसको, जिस तरीके का काम वो दूसरी मोहतरमा ने किया है। और जो आपकी प्रिय एजेंसी है, उनकी जो मालकिन है, संपादक है, जो भी कुछ कहिए, उनको तो ऐसे मुद्दे पे पकड़ लिया जो बहुत ही खतरनाक है। और खतरनाक क्या है आपको पता है, इस देश के अंदर आज की तारीख में पत्रकारिता बच गई है सूत्रों की। इसी के सूत्र, फला के सूत्र, वो कौन से सूत्र है उस पर आगे में थोड़ा सा शब्दों का संयम रखना पड़ेगा। मामला अपना ही है, सारे का सारा पत्रकारिता का मामला है। तो चुनाव आयोग के ऊपर कुछ भी हो जाए, तुरंत सूत्र उनको बता जाते हैं, उनकी एजेंसी को बता जाते हैं। कहीं मोदी पर कोई अटैक आ जाए, कोई सवाल आ जाए, सबसे पहले कौन शुरू करता है? आपकी प्रिय एजेंसी की मालकिन के वहां से सारे का सारा फीड, अल्टरनेट एजेंडा, पैरेलल प्रोपेगेंडा, जो भी आर्टिकुलेशन जितनी भी है, जो भी नैरेटिव फिक्स होना है, वो सारे का सारा वो ड्राइव करती है एजेंसी। और ये इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया तो है ही है, इंडिया के बाहर भी है। अभी आपने पिछले हफ्ते एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मुख्य मुद्दे पे आऊंगा मैं। अभी ट्रंप का पिछले दिनों एक वो ट्वीट आया था कि माय फ्रेंड मोदी फला ये वो सवाल उसी एजेंसी ने पूछा था, व्हाइट हाउस में पूछवाया गया था बाकायदा। वो जो आपने जिक्र किया था ना, हमने एक शो किया था, लॉबिस्ट हायर किए हमने बड़े बड़े, तो उनके जरिए वो सेटलमेंट करके पहले सवाल पूछवाया गया। फिर उसमें माय फ्रेंड, मतलब बहुत ही मोदी जी बड़े महान हैं वो हैं। और उसके जो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट ही इज डूइंग, तो वो लाइन कटवा करके बाकी ट्वीट, और उसको फिर मोदी जी ने रिट्वीट किया। यानी कि ना केवल फर्जी आर्टिकुलेशन, बल्कि एक नैरेटिव सेटिंग में भी कहीं ना कहीं ये सारी दुकानें मदद करती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये दुकानें हैं, इनका पत्रकारिता से कोई वास्ता नहीं। ये सब कुछ कर रहे हैं केवल पत्रकारिता को छोड़ के, जो पत्रकारिता मैंने और आपने सीखी, कम से कम उसके अगर पैरामीटर्स में देखेंगे।
तो ठाकुर साहब ने क्या किया इसमें, अमिताभ ठाकुर जी ने इनके खिलाफ एक एफआईआर, जो आपकी प्री एजेंसी है उनकी मालिक के खिलाफ, और उसके ऊपर उन्होंने कहा, शिकायत में आरोप क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 210 के तहत अपनी डिटेल शिकायत उन्होंने की है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो ये मालकिन है पत्रकार स्मिता, इनके नेतृत्व में उनकी एजेंसी ने बार बार ईसीआई के हवाले से ऐसे बयान दिए जो न तो उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए और न ही उसके सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित हुए। ध्यान रखिएगा इस बात का, ना तो आधिकारिक बयान है ना सोशल मीडिया पर प्रकाशित है। और ठाकुर ने कहा कि ये एजेंसी द्वारा बिना किसी आधिकारिक समर्थन के आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित जारी करने के समान है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहती है चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग अपने बारे में क्या क्या कहता है, और चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहता है, और उसके बारे में एक एजेंसी प्रचार करती है, उसके प्रोपेगेंडा का ठेका एक एजेंसी उठा के फिरती है। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में कई उदाहरणों का हवाला दिया है उन्होंने, जिसमें इस एजेंसी ने कुछ पोस्ट और चुनाव आयोग से पहले या बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के प्रकाशित समाचार रिपोर्ट शामिल है। पूरी डिटेल लगा दी उन्होंने साथ के साथ, पूरी डिटेल लगाई कोर्ट के अंदर। ऐसे तो कोर्ट नहीं करता ना ऑर्डर। अपनी याचिका में ठाकुर ने 1 अगस्त 2025 को दोपहर 15:08 यानी कि 3:08 पे एजेंसी के एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर चुनाव आयोग का एक बयान था, जिसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर आपत्ति जताई गई थी। तो शिकायतकर्ता ने कहा कि आयोग ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण बाद में शाम 5:59 शाम को 6 बजे के आसपास हिंदी में और शाम 6:55 पर अंग्रेजी में अपने एक्स हैंडल से जारी किया, जिसमें उन्होंने गांधी के बयान को भ्रामक, निराधार और धमकी भरा बताया। तो ठाकुर साहब ने बिल्कुल टाइम की सीक्वेंस, जो क्रोनोलॉजी जैसे मैं और आप करते हैं तमाम स्टोरीज के अंदर, उस तरीके से पूरी चीजों को इस्टेब्लिश किया है। पहले ऐसे ही नहीं चले गए मुंह उठा करके, इज ए प्रोफेशनल मैन। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी ने बिना किसी आधिकारिक तथ्य या सबूत से पूरी तरह से अपनी मर्जी से कई खबरों का चुनाव आयोग का बताकर प्रसारित किया। ये लीड लेने वाला होता है कि सबसे पहले आप ब्रेक करते हैं और आपकी खबर फिर सबको उठानी पड़ेगी, ये वो कंपटीशन है। उन्होंने बाद में कहा कि ऐसी कई खबरें न तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर है, न ही उनके सोशल साइट्स पर किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता आदि के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, और इन खबरों का समर्थन में केवल एजेंसी शब्द ही है। अब यहां आशीष भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मामले में होगा क्या आप देखिए, इसको रोक रहा हूं मैं कुछ समय के लिए, उसमें कारण समझिए क्या है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्मिता जी की एजेंसी ने, मैंने, आपने, किसी ने उसके ऊपर रेफरेंस कर दिया। अब जब ये केस आगे बढ़ेगा, पहले तो ठाकुर साहब की गवाही होगा अमिताभ ठाकुर साहब की कोर्ट में, उसके बेसिस पे वो 26 तारीख को कोर्ट की जो होती है ना, कंप्लेंट केस है बेसिकली, तो इस तगासे के अंदर पहले आप अपना ऑन एफिडेविट सारी बातें आप कहोगे कोर्ट के सामने कि हाँ ये तथ्य मेरे हिसाब से ठीक है ये। अब इसमें इंटरेस्टिंग मोड कहा आएगा, देखिएगा, ये खबर कोई आशीष चितरंशी, मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसे इंडिविजुअल की नहीं है, ये भारत की एक संवैधानिक संस्था की है। सोचिएगा आप, तो चुनाव आयोग को भी बताना पड़ेगा ना कि हमने ये कहा था या नहीं। अब चुनाव आयोग ये हाँ कहेगा तो फंसेगा कि भाई अगर आप इसका ये बयान था तो आपने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला सबके लिए, इन एजेंसी को कहां सपना है, और अगर नहीं डाला तो फिर वो स्मिता जी फंसेंगी कि भाई आपने ये क्या किया। तो दोनों के दोनों संकट में आएंगे अगर ये मामला आगे बढ़ता है। तो केस तो दर्ज करने के आदेश हो ही गए, उसके ऊपर बाकायदा कोर्ट ने टिप्पणी की, उस पर भी मैं आऊंगा। बेसिकली क्या है, ठाकुर साहब ने पूरे का पूरा इसमें कंप्लीट डिटेल दी है, बहुत लंबा चौड़ा मामला है। तो ठाकुर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि शिकायत का संज्ञान ले और स्मिता के खिलाफ उसके द्वारा किए गए विभिन्न आपराधिक कृत्यों के लिए आगामी कदम उठाएं और कार्रवाई करें। ये पिटीशन थी उनकी ब्रीफ के अंदर, नटशेल के अंदर। अब जो कोर्ट ने कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 लखनऊ ने 11 सितंबर 2025 को अपना आदेश पारित किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट एंड कोर्ट इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्रीय या पर्याप्त आधार पर विचार किए बिना शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से उचित पाई जाती है, यानी कि प्रोसीजरली खबर ठीक है, शिकायत प्रोसीजर के हिसाब से ठीक है। बीएनएसएस के अध्याय 15 के प्रावधानों के मद्देनजर शिकायत को शिकायत मामले के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, यानी कि इट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए केस, कंप्लेंट केस। अदालत ने तदनुसार निर्देश दिया है इस मामले को शिकायत के रूप में दर्ज किया जाए। शिकायतकर्ता को शपथ पत्र पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 26 सितंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है, यानी कि केस दर्ज करने का आदेश हो गया और फॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो गया है।
और उसमें अब होगा क्या कि पहले ये अपना एफिडेविट देंगे, उसके बाद नोटिस जो भी कंसर्न है, समिता है, उनकी एजेंसी, उनके जो भी वकील हैं, और साइमल्टेनियसली चुनाव आयोग को भी जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग होता है इनएडवर्टेंटली एक पार्टी बन गया, और आशीष चित्रांशी को पता ही नहीं, मैं उनका ठेकेदार बना घूम रहा हूं उनकी तरफ से। तो ये तो वही केस हुआ ना कि भाई चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक बयान होता है तो अपनी वेबसाइट पे डाल देते, अपने ट्विटर पे डाल देते। वो आपके कान में कैसे बता के गए कि आशीष जी आपको मेरी कसम ये है, हमारा बयान चला दीजिए? यही तो होता है। और सूत्र भी केवल एक ही आदमी के हैं, और पूरे देश में हम तो ऐसे ही घूम रहे 20 साल चुनाव आयोग में धक्के खा के, सूत्र भी केवल कुछों के ही बचे। तो ये असल में आशीष भाई जर्नलिज्म का एक न्यू लॉ है। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टियों के साथ तमाम लोग इस तरह के लीवे ले लेते हैं, क्या कि भाई आशीष भाई हमारे दोस्त हैं, 2 लाइन में उनकी तरफ से चला दूंगा तो कोई नहीं पूछेंगे भाईचारे में, और मैं जो लाइन चला रहा हूँ तो हार्मलेस लाइन है, इसको तो मना भी नहीं करेंगे। तो वो चीजें वहां तो होती थी पॉलिटिकल उसके अंदर, लेकिन संवैधानिक संस्था इतने गंभीर मुद्दों पर, वोट चोरी के मसले और तमाम मसले, उन पे अगर आप इस तरीके से कथित तौर पर कोर्ट कर रहे हैं विदाउट देयर ऑफिशियल थिंग, ऑफिशियल वर्ड, तो अपने आप में तो खतरनाक है। तो अमिताभ ठाकुर ने बहुत गलत जगह पे पकड़ लिया है इनको, मेरे हिसाब से। तो अब कोर्ट में किस दिशा में जाएगा, अपराधी केस तो बढ़ेगा ये सीधा सीधा, गुमराह करने का और वो सारा। अब अगर चुनाव आयोग ये कहेगा कि जी हमारी बात, इन्होंने जो कहा है वो सच है, तो फिर चुनाव आयोग की सैंक्टिटी पे आएगा कि भैया आपने और क्यों नहीं बताया, यही कोई विशेष है क्या? ठीक। और वो कहेगा हमने नहीं बताया, तो ये फंस गए, ठाकुर साहब का केस प्रूव हो गया। तो अपने आप में जो जर्नलिस्टिक एथिक्स जो मैंने और आपने पढ़ी है, कम से कम ये उसके बहुत, उसके मानकों के खिलाफ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये हम क्यों करें किसी के लिए, किसी इंडिविजुअल उसके लिए करें तो आप समझ में आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में सीधा सीधा मतलब ये है कि आप सरकार का नैरेटिव पैडल कर रहे हैं, जिसको चुनाव आयोग भी कथित तौर पर कहना नहीं चाहता, तो आप उसको पैडल कर रहे हो विदाउट कोटिंग एनी सोर्स। भाई आप ज्ञानेश गुप्ता जी से बात कीजिए ना, जो कहें आप चलाइए, क्या समस्या है? जर्नलिस्टिक एथिक्स तो यही है ना। कैमरे पे उन्होंने कुछ कहा है तो आप कैमरे पे बाइट चलाइए, कहां समस्या है इसके अंदर? लेकिन सूत्रों ने यह बता दिया केवल आपको कान के अंदर कि आशीष जी आप मेरी कसम आप इसको कर दीजिए, तो ये तो वो बड़ा जर्नलिज्म है ना भाई। और ये आज सबसे कॉमन है कि इन्हीं इन्हीं जो पोमेरियंस है ना, इन पोमेरियंस को ही बताते हैं ये कानून, उन्हीं को कसम दिलाते हैं कि चला दीजिए आपको मेरी कसम, और कहीं नहीं है ये। और ये जो मामला है ये केवल यहां तक मत रखिए, ये जो स्मिता जी है इनका तो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है पिछले 11.25 साल से। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, डीडी की ऑफिशियल फुटेज नहीं, रोज भुगते में, और आप तो पीटीआई की ऑफिशियल फुटेज नहीं, एक्सक्लूसिव फुटेज यहां से जारी होती है। डीडी ऑब्लिक इनकी एजेंसी का नाम होता है। मेरे को तो आपने इतना डरा दिया था, मैं तो इनकी एजेंसी का नाम ही नहीं लेता, पता लगा वीडियो हमारा डाउनलोड हुआ, आपको हेमंत अत्री ने बोला था, तो इतना तो इन्होंने खौफ फैला कर। किसी जर्नलिस्ट से पूछ के देख लो, सबका क्या हाल हो रखा है, जबरदस्ती सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी पड़ती है, तो बिल्कुल पारदर्शी है एकदम। ऐसी सूरत के अंदर फिर आप कहेंगे कि ये जर्नलिस्ट है, ये भी अब कोर्ट में जाएंगे तो बताएंगे हम जर्नलिस्ट। और जर्नलिस्टों की वीडियो डाउन कराना, कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाना, और उसकी आड़ में क्या क्या होना, उस पर तमाम लोगों ने कहा मेरा और आपका स्तर नहीं है, हम उन बातों पे नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जर्नलिज्म है या क्या है, ये दर्शकों के सामने इतना ही लाना जरूरी है, बाकी दर्शक खुद समझदारी ढूंढ लेंगे अपना। अब आपने दूसरी मोहतरमा का नाम लिया, वो तो बहुत ही दुर्दांत प्रतिभा है, बहुत दुर्दांत प्रतिभा है। ऐसे ऐसे तथ्य ऐसे ऐसे हैं तो इस देश में बहुत सारे, ये मत मानिएगा आपके ये 2 ही हैं, ना ना ना, यहां से तो शुरुआत है। आप अगर गिनने लगोगे तो आप शाम तक यही काम करोगे और कोई काम बचेगा नहीं आपको, इतनी दुर्दांत प्रतिभाएं इस काम में पारंगत कर दी गई है। मैं तो एक दिन हैरान था, दूरदर्शन से मुझे फोन आया कि सर एक ये शो है फलाहा, आप आ जाएंगे? तो मैंने कहा क्या टॉपिक है? उसने टॉपिक बताया शी भाई, मैंने कहा भाई आज के बाद मुझे फोन मत करना अगर दूरदर्शन पे ये डिस्कस हो रहा है, देखता तो मैं वैसे भी नहीं हूं, मेरे घर तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। तो दूरदर्शन का जो थंबनेल सोच के मैंने कहा भाई मेरे को आज के बाद भी मत करना, आज आज नहीं हमेशा के लिए। तो उस दिशा में सरकारी अपना ब्रॉडकास्टर चला गया है। जो अंजना के खिलाफ जो मामला हुआ वो तो अपने आप में जर्नलिज्म की जो कोर वैल्यूज हैं भारत जैसे देश में, उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है। उन्होंने क्या कहा ओपनली, फ्रीडम जो अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन उसकी पूर्व संध्या पर जिस तरीके से सरेआम सांप्रदायिक ज्ञान दिया उन्होंने अपने शो के अंदर बैठ करके, तो यही ठाकुर साहब वहां कोर्ट में गए और उस मामले में भी केस दर्ज हो गया है। वो भी 9 सितंबर को हुआ है वो केस, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ हुआ है, टीवी एंकर और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। अमिताभ ठाकुर जी ने किया है, विभाजनकारी, भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ
जो दो समुदायों के बीच में वैमनस्य और दुश्मनी पैदा कर सकता है। ये है आपकी पत्रकारिता। ये आपके हिसाब से आप प्रचार, आप बहुत, आपकी बार डराते हो मुझे कि सबसे तेज चैनल है, आप रोज डराते हो मुझे कि स्क्रीनशॉट देखो सबसे तेज चैनल है। मुझे पता है वो कितना तेज है और वो कहां से तेज है और कब से तेज है। आपको तो ध्यान होगा जब ये शुरू हुआ था तो तभी से तेज है, इनके सामने कोई नहीं। तो ये इन्होंने जो किया है, 14 अगस्त का कार्यक्रम था आशीष भाई, 14 अगस्त 2025 का। विभाजन उसके अंदर निर्देश का जो हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट नाम से इस एपिसोड का शीर्षक था, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। सोचिए। अब अगर आप कहो तो मैं उसकी थोड़ी और डिटेल्स दे दूं या बाद में सेकंड स्लॉट में करें। हाँ, दे दो। उन्होंने बेसिकली क्या कहा, शिकायत में उनमें आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से अनुचित था, बेहद घटिया तरीके से बनाया गया था और इसका एकमात्र उद्देश्य दो प्रमुख समुदायों को विभाजित करना था। ये अमिताभ ठाकुर जी ने कोर्ट की कंप्लेंट में कहा। और ठाकुर की याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कार्यक्रम बेहद जहरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी था। शब्द सुनिएगा, बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, 92 बैच के आईपीएस है। हो हाँ, सकता है इनमें से एक आधा आइटम तो शायद जो ये पत्रकारिता करते हैं जो दिल्ली में एंकरों के नाम पर, कई तो पैदा भी नहीं होंगे उस पैदा समय। पैदा है कई कई कानून। कई घूमते हैं ऐसे ऐसे नमूने वहां। हालांकि ये अंजना तो शायद बड़ी होंगी उनसे। तो ये हाँ, कार्यक्रम बेहद जहरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी था। यह पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था और तथ्यों को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि जनता को अलग अलग तरीकों से भड़काया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नापाक है। उसके बाद वो कहते हैं, ये जो आपके सबसे तेज चैनल पर आधिकारिक एक्स और यूट्यूब हैंडल पर इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था। और कैप्शन सुनिएगा आप, ध्यान से सुनिएगा, आप भी सुबह शाम तक थंबनेल बनाते हो। 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान क्यों गए, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। ये उसका थंबनेल है जो पोस्ट किया गया था कैप्शन के साथ। याचिका में तर्क दिया उन्होंने कि यह कार्यक्रम लोगों को इसी दिशा में सोचने के लिए उकसा रहा है और एक धार्मिक समुदाय के प्रति घोर शत्रुतापूर्ण माहौल बना रहा है। हाँ। पर्पस क्या है कि 4 करोड़ मुसलमान भारत में थे और केवल 96 लाख गए, पाकिस्तान बनाने का पर्पस डिफीट हो गया और बाकी यही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ है तो उनका क्या करना है। ये जो क्वेश्चन मैं मार्क है, ये ये क्वेश्चन मार्क दिमाग की में पता स्क्रिप्ट है है। क्या, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं बताऊं, दिमाग में ये बिठाने की एक कोशिश है, कवायद है। ये बेसिकली ये सब टूल किट है मोदी के। लोग टूल किट कहते हैं ना कि राहुल टूल किट है और फलान ढिमका, मोदी टूल किट। ये मोदी टूल किट है सब। ये दिमाग में स्टेब्लिश करना चाहते हैं इस देश के बहुसंख्यकों के, इस देश के हिंदुओं के दिमाग में कि उनके हक, उनका हकमारी को जो कर रहा है वो नाजायज यहाँ पे रुक गया। ये मुसलमान यहाँ नहीं होने चाहिए थे, उनकी हकमारी के लिए रुके हुए। हाँ, एक सेंटेंस आपने जो ओपनिंग में कहा था उसके वैल्यू एडिशन उसके अंदर आगे कंटिन्यू करते हुए, उत्तर प्रदेश के जो आपने कहा था ना उस बात की पुष्टि करते हुए, ठाकुर साहब ने उत्तर प्रदेश के गोमती नगर में पुलिस में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए संपर्क किया। जो आपने कहा हाँ, ना कि नहीं होगी एफआईआर, हाँ, तो ठाकुर साहब ने पहले गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। हाँ, पुलिस ने कथित तौर पर एफआईआर दर्ज न करने के कारण उन्हें अदालत में शिकायत दर्ज कराने का विकल्प चुनना पड़ा। तो जो जी, आप कह रहे थे कि सत्ता प्रायोजित, सत्ता संरक्षित, प्रायोजित और संरक्षित, ये जो नैरेटिव है ये कहीं ना कहीं उसकी बानगी है जो ये चीजें इस रूप में आगे बढ़ती है। ये मैं जोड़ रहा हूँ। और मना कर दिया पुलिस ने ना। अभी इन बीजेपी शासित राज्यों में कोई चला जाए रवीश कुमार पर मुकदमा करवाने, ओ कोई एक मिनट, हेमंत हमारे हाँ, पे जाए, आशीष चित्रांशी पे उत्तर प्रदेश में, भाई हमने और वक्त गुजारा है तो बहुत सारे लोग को हैं, तो आशीष चित्रांशी पे करना है मुकदमा। अभी देखो होड़ लग जाएगी कि यार तुम नहीं लिखोगे हम लिखेंगे, नंबर किसका बढ़ेगा, तुम नहीं लिखो हम ही लिख देते हैं। लो पूरा पूरा एफआईआर में आप तहरीर भी मत दो, हम ही पूरा बनाते हैं कैसे मजबूत बनेगा, कौन कौन सी धारा लगानी है। अभी देखो असम में दनादन एफआईआर हो रही है ना। तो ये इस दौर में एफआईआर के लिए भी वो है जो इनके झूठ को, इनके नफरती एजेंडे को, इनके विभाजनकारी बातों को, विभाजनकारी नीतियों को एक्सपोज करेगा, उन पर मुकदमा हो जाए। और जो विभाजनकारी नीतियों को आगे बढ़ाएगा वो पुरस्कृत होगा, उसको इनाम मिलेगा। खुश हुए, आज साहब खुश हुए हैं, इनाम लो, क्या किए हो,
अरे खूब जहर बोए साहब, जहर एकदम बाल्टी बाल्टी टैंकर से जहर जहर उड़ेले हैं। लो इनाम जाओ, ये सब इनाम, इनको पैसा आप लोग कल्पना नहीं, दर्शक बहुत सारे आते हैं नीचे ना, वो ₹1.5 वाले ट्रोल कि अरे यूट्यूब से तुम्हारी दाल रोटी चलती है, यूट्यूब से डॉलर कमाते हो। हाँ, कब हमने दर्शकों से इस बात को छुपाया है? हम तो दाल रोटी जो खाते हैं, जो तन पे पहने हैं शर्ट कपड़ा, वो यहीं से कमाते हैं। क्या ये कहने बुराई है? क्या कहने में बुराई है? हम मोदी थोड़ो हैं कि दिन भर में 78 शेरवानी बदलेंगे और कोई पूछे जा करके कि कितना कमाते हो और कितनी शेरवानी है, कितना कमाते हो, कितना जूता है, कितना कमाते हो, कितना चश्मा है, कितना कमाते हो, कितनी घड़ी है? हैं? कोई पूछेगा? हमसे पूछोगे तो हम बताएंगे कितना है, ये कपड़ा पहने हैं, ये खाना खाते हैं। लेकिन आप लोग कल्पना से नहीं कर पाएंगे जितना हैवी अमाउंट इनको, जिन पर मुकदमे हो रहे हैं, इन सबको कितना हैवी अमाउंट मिलता है। सिक्योरिटी अब तो नई परंपरा, हम लोग आज नहीं देख रहे हैं। जब इस नोएडा की फिल्म सिटी में हेमंत जी आते होंगे, जब नोएडा की फिल्म सिटी में सन्नाटा, 8 बजे के बाद आदमी नहीं मिलते थे, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाला फिर जो है शिफ्ट चेंज हो जाती थी, उस शिफ्ट चेंज के समय आदमी दिखते थे। शिफ्ट 3 शिफ्ट चलती है न्यूज़ चैनलों में, तो शिफ्ट चेंज पे दिखते थे। बकिया इंसान नहीं नज़र आते थे। और आज वहाँ पर पैदल खड़ा होने की जगह नहीं है, गाड़ी तो छोड़ दो। तब से उस फिल्म सिटी को देख रहे हैं। तब से कोई एंकर अपना निकलते थे बेचारे बाहर, एंकर की स्थिति हम जान रहे हैं ना। कुछ एंकर ऐसा नहीं है, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, नहीं तो एंकर को टीपी पे उनका नाम ना लिखो तो अपना नाम भूल जाते हैं। मैं अपमानित नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन ये जिन हकीकत है। जिन पे ठाकुर साहब ने केस किया है, उन्होंने एक बार किसी अपने नाम के साथ किसी और का नाम लिया नहीं था, आपको ध्यान नहीं है? हाँ, 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 भूल गए हाँ। आप? उन्होंने अरे डंकापति का नाम ही ले दिया था अपने साथ, अपने नाम के साथ, मैं मैं आशीष डंकापति, हाँ। ये बोल दिया था। आप समझ जाइए। हाँ, 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 बहुत वायरल हुआ था। मैं आपको इतना बता दूँ मतलब इस पे, हम्म, मेरे सामने मैं एक चैनल में संपादक था, एक नया एंकर था बच्चा, नया एंकर था। कोविड के समय की बात है हेमंत भाई, मतलब कोविड अभी मतलब पहला फेज एंटर किया था, उसके बाद तो मैंने मिनिस्ट्री भी छोड़ दी। तो था ना डॉक्टर्स को बिठा करके कि आप लोग घरों में हैं तो कुछ सलाह लेने के लिए। तो बच्चों का डॉक्टर था, बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक है, बिठाया। एंकर ने, आप पहला सवाल, मैं मजाक नहीं करूँ, पहला सवाल आप सुन करके कुर्सी संभाल के रखिएगा, पेटी बांध लीजिएगा, नहीं गिर ना जाए। उसने पहला सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब अगर बाल ज्यादा गिर रहे हो तो क्या करना चाहिए? ठीक तो है, क्योंकि लिखा था बाल रोग विशेषज्ञ। उसने सही है। समझा बाल रोग विशेषज्ञ की बाल झड़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अब बताओ कहाँ जाए? मतलब हमने सर पीट लिया, हमने तत्काल ऑफ एयर कर दिया। हम लोग नाराज रहते थे, हम ऑफ एयर कर दिया। हम कहे इसको बिठाने का मतलब है कि फिर मैं कहाँ मुँह दिखाऊँगा? आप लोग आशीष ले तो भाई आओ। आप तो आशीष भाई हाँ, आप जाति कर रहे हो, आप तो नए बच्चे की बात कर रहे हो। मैं तो 20 साल की स्टैंडिंग वाली एंकर की बात कर रहा हूं। मैं लाइव शो में बैठा हुआ था, दोपहर को 2 से 2:30 बजे वाला स्लॉट था, और हम चर्चा किसी और मुद्दे पे कर रहे थे। इतनी में एक ब्रेकिंग टिकर पे आया कि मिग गिर गया है अंबाला के अंदर, हुँ, और उस मोहतरमा ने लाइव किसी रिपोर्टर को लिया चंडीगढ़ में, नाम ले दूंगा तो बड़ा हंगामा मच जाएगा, और मैंने हुँ, उसको बहुत बुरे तरीके से ऑन एयर ही धमकाया वहीं पे। और उसने क्या सवाल पूछा उस पे, अच्छा मिग गिरा है, बहुत ब्रेकिंग खबर हम आपके सामने अभी कर रहे हैं, और जरा फलाने को जोड़िए, जोड़ लिए तो कितने यात्री सवार थे मिग में, कितने यात्री सवार थे? मैंने कहा हे प्रभु, मतलब आप, वो लेडी का 2 दशक से ज्यादा का अनुभव था, मेरी हाँ, ऑन हाँ, एयर उसी के अरे ऊपर होगी उससे। मैं कहा व्हाट भैया नॉनसेंस आर यू तो टॉकिंग। एक-एक का ये सब नहीं करना हमें है, नहीं तो अगर मतलब 5-7 को छोड़ करके जो वो हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े हैं जो मेरे पास, मेरे साथ काम जिन्होंने किया है, तो बहुतों पता है कुंडली। हम तो बड़ा लो प्रोफाइल आदमी है, तो मतलब सबकी स्थिति पता है हमें। लेकिन क्या मैं ये कह रहा था कि वो जमाना था जब कोई वो नहीं पूछता था, रन डाउन प्रोड्यूसर डाँटता था कि ढंग से नहीं पढ़ा है तुमने। फंबल किया, बताओ क्या लिख दें? इससे ज़्यादा क्या लिख दें? खबर नहीं पढ़ने आता है। आज आज जो एंकर मतलब इस मोदी जी के एजेंडे को धार दे सकते हैं, वो एंकर
दसियों लाख रुपए महीने महीने की सैलरी उठाते हैं और सिक्योरिटी में घूमते हैं, पुलिस सुरक्षा में। और जो ब्लैक एंड व्हाइट के बता रहे हैं अभी हेमंत जी, मैं फिर अमाउंट की बात नहीं करूंगा, जो बता रहे हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो ब्लैक एंड व्हाइट कोई और पहले करता था, इस देश की बहुरंगी संस्कृति को कोई और ब्लैक एंड व्हाइट बनाने में लगा। तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा था, वो करोड़ों में गया है। हाँ, और वही गया जहां जिस डीडी की बात कर रहे थे हेमंत जी, करोड़ों में गया है। और उसको तो ऑफिशियली बड़ी भयंकर वाली सिक्योरिटी मिली है। और तो वो जेल ये में भी सब रहा है, वो है। जेल में रहा है भाई। और वो हाँ हाँ नवीन ब्लैकमेलिंग। नवीन नवीन जिंदल से ऑन कैमरा 100 करोड़ रुपए की मेहनताना ही कहूंगा मैं, तो रिश्वत तो नहीं कह सकता अपने साथी के बारे में। 100 करोड़ का मेहनताना मांगते हुए ऑन कैमरा तिहाड़ को सुशोभित किया है। और उस आदमी को पर मंथ का पर ईयर का पैकेज मिला है, ये आपको देखना पड़ेगा। और आप जो कह रहे हैं ना पैकेज, पैकेज आजकल माफ कीजिएगा चैनल तय नहीं करते। पैकेज वो हम्म जो आपके मित्र है ना, वो जो मैसेज वाले जो रनडाउन हम्म बताते हैं, हम्म, पैकेज भी वही बताते हैं, वो पोस्ट भी दिख- वही बताते हैं, इनपुट पे कौन बैठेगा वो भी वही बताते हैं, आउटपुट पे कौन बैठेगा वो भी वही है, कौन से प्रोग्राम को कौन होस्ट करेगा यहाँ की भी रोस्टर वहीं से आता है। ये ध्यान रखिएगा। आजकल, पहले तो वो दिवंगत मंत्री जी थे, उनको आप एडिटर इन चीफ कहा करते सबका, दिवंगत समझ गए होगे आप। उसके बाद हाँ अब यही है साउथ ब्लॉक वाले आपके, जो एक मैसेज से केवल एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, कई तो उसको यूं का यूं ट्वीट भी कर देते हैं पट्टे बिना कॉमा फुल स्टॉप लगाए। कई ऐसे ऐसे दुर्दांत प्रतिभा भी है आपके। तो सेलिब्रिटी एंकर सब तो हम थोड़ा सा अपने आ गए, मीडिया के भीतर की बातों पर आ गए, हो सकता है लगे कि ये लोग आपस की बात करने लगे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अमिताभ ठाकुर को इसके लिए बधाई है कि ये जो अभियान है ना, एक पार्टी विशेष, एक नेता विशेष के लिए नफरती एजेंडा और झूठ का फैलाने का जो है अभियान, इस अभियान पर लगाम लगा पाए न लगा पाए अमिताभ ठाकुर, लेकिन कदम बढ़ा दिया उस दिशा में, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।